क्लास 10th के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि उन्हें एक रिवीजन सीरीज चाहिए, मतलब कि हर एक चैप्टर को उन्हें रिवाइज कराया जाए, ऐसी उनकी डिमांड थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, एक रिवीजन सीरीज लेके आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मतलब कि यूट्यूब पे ये फ्री रहेगी, जिसमें हम क्लास 10th के हर एक चैप्टर को 1 बाय 1 रिवाइज कर रहे होंगे। एक वीडियो में हम एक चैप्टर रिवाइज करेंगे और जिस भी चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे होंगे उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, उनको हम 1 बाय 1 रिवाइज करेंगे जो आपके सिलेबस में है, और उन पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब भी हम देखेंगे। और एग्ज़ाम जब तक आएंगे उससे पहले सारे चैप्टर्स हम रिवाइज कर चुके होंगे, मतलब आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। तो वेलकम इन AK स्टडी, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। चैप्टर नंबर जो 1 है इसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आप बैठ जाओ, ठीक है, कॉपी पेन लेके, और हम सारे जो भी कॉन्सेप्ट है उनको इतनी अच्छी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, अगर अब तक समझ में नहीं आए हैं तब भी। ठीक है, और जब ये लेक्चर एंड होगा तो इसके नोट्स की PDF, जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया होगा उसकी जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, जो भी हम रिवाइज करेंगे, हमारे रिवीजन सीरीज का एक हैशटैग रहेगा, हैशटैग रिवाइज विद AK सर। आप इस हैशटैग से वीडियोस को शेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें अभी सीखनी है वो है थ्योरम 1.2। ठीक है, जो थ्योरम 1.2 है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इजी भी है। जितनी ये इंपॉर्टेंट है उतनी ही इजी है, बल्कि उससे ज़्यादा ही इजी है। ठीक है, थ्योरम 1.2 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसको पहले सीख लेते हैं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किन क्वेश्चन में हमें ये थ्योरम हेल्प करती है। ठीक है, तो पहले इस थ्योरम को समझो। ये थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि फैक्टराइज्ड, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब कि इकलौता होगा दुनिया में, और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हमें उस नंबर के लिए नहीं मिलेगा अगर हम ऑर्डर की बात ना करें तो। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी बात बोली, इसका सिंपल छोटा सा मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 15, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर क्या है? 15। अब इस 15 को अगर आप फैक्टराइज करो तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 3 × 5। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोगों ने इस तरह से करके देखा होगा अलग अलग नंबर को छोटी क्लासेस में। जैसे 15 है तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक कंपोजिट नंबर था और ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर को प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और इनकी वैल्यू कितनी आती है? 3 5 जा 15, तो मतलब ये 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। कंडीशन क्या है? कि हम ऑर्डर की बात ना करें। ठीक है ना, ऑर्डर की बात ना करें मतलब क्या है? मेरे कहने का समझाता हूं। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा 15 को 3 × 5। अब मैं 15 को 5 × 3 भी तो लिख सकता हूं। मैंने क्या किया यहाँ पर? सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया। मैंने जो 5 बाद में लिखा था यहाँ पहले लिख दिया, यहाँ 3 पहले लिखा था यहाँ 3 बाद में लिख दिया। मतलब मैंने क्या किया? सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। तो ऑर्डर से कुछ नया थोड़ी बन रहा है यार यहाँ पे। ठीक है ना, वैल्यू तो 15 ही है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात ना करें तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा। आप कोई और प्राइम नंबर नहीं सर्च कर पाओगे जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आता हो। ठीक है, कोई भी आप प्राइम नंबर और सर्च नहीं कर पाओगे, तो ये यूनिक होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 12। मेरे पास क्या है? मेरे पास है 12। अब इस 12 को अगर आप फैक्टराइज करो तो यहाँ से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। मतलब इस 12 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3। ठीक है ना, 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात ना करें, इनको आगे पीछे करने से कुछ नया नहीं बनने वाला,
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का यूनिक होता है। अब आप में से अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये आया कि यार 12 को तो हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर की। तो मतलब कि प्राइम नंबर्स में आपको कोई और नंबर नहीं मिलेंगे, प्राइम नंबर के बाहर मत जाना, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होंगे वो यही रहेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, ठीक है। अब ये इतनी इजी सी थ्योरम हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को इजी बना देती है। कैसे बना देती है देखो, अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। आपने ये देखा जरूर होगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चों को ये परेशान करके रख देता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी उसका यूज है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है चेक वेदर देयर इज एनी नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 raised to the power n ends with the digit 0, ठीक है। मतलब क्या, हमारे पास एक नंबर है 4 raised to the power n और हमें ये चेक करना है कि क्या ये कभी भी 0 पे एंड होगा। n की कोई भी वैल्यू आप ले लो जो नेचुरल नंबर में है, ठीक है। तो क्वेश्चन का क्या मतलब है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझते हैं। जैसे मैंने कहा 4 की पावर 1 ले लो, कितना आएगा, 4 आएगा। अगर n की जगह आप 2 रखोगे, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 की पावर 3 रखोगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 की पावर 4 रख दो, ठीक है ना, 4 की पावर 4 रख दो भाई, कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 4 की पावर 5 रख दो भाई, कितना हो जाएगा, 1024, जो कि चैनल के नाम में भी आता है, ये हो जाएगा। तो जो भी आप रख रहे हो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इस तरह से। क्या ये कभी 0 पे एंड हो रहा है, मतलब क्या यूनिट प्लेस पे कभी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, देखो कहीं भी 0 तो नहीं आया। लेकिन अब क्या हम ऐसे तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, सबके लिए ऐसे रख के चेक कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। तो मतलब क्या, हमारे पास एक लॉजिकल तरीका होना चाहिए, हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए जिससे हम ये बता पाएं, ठीक है ना, एक बार में ही कि ये चाहे आप कोई सा भी नेचुरल नंबर रख लो, ये एंड होगा या फिर नहीं होगा। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट हमारे पास एक तरीका होना चाहिए जिससे हम एक बार में ही बता पाएं। वो तरीका क्या है, उस तरीके में देखो पहली चीज जो आपकी मदद करने वाली है वो थ्योरम है जो भी हमने पढ़ी। और दूसरी चीज क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मान लो हमारे पास, ठीक है ना, मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई नंबर। अब चाहे इसकी पावर नेचुरल नंबर भी लगा दो या फिर सिर्फ नंबर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अभी जो मैं लॉजिक बताने वाला उसके लिए, तो अगर हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 होना चाहिए, कम से कम एक 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर वो दोनों ही हैं, 2 भी और 5 भी, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 0 पे एंड होगा। अगर 2 और 5 में से या तो दोनों ही नहीं है या फिर कोई एक नहीं है, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है देखो कि जो ये नंबर होगा, हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने निकाल लिया तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है टू बी एंड विद 0, ठीक है ना, 0 से एंड होने के लिए टू बी एंड विद 0 नंबर शुड हैव एट लीस्ट या फिर नंबर शुड हैव बोथ 2 and 5, नंबर शुड हैव बोथ 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो दोबारा समझो इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, आप उसकी नेचुरल नंबर में कोई पावर भी लगा सकते हो, और इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, ठीक है, तो ये नंबर एंड होगा 0 से तभी जब इसके प्राइम फैक्टर्स में दोनों के दोनों हो, ठीक है, दोनों के दोनों हो, मतलब कि हमारे पास 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, ठीक है, तब ये 0 पे एंड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तब ये नहीं होगा। इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों भी होने चाहिए, ठीक है, 0 पे एंड होने के लिए। तो देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 4 raised to the power n,
और अगर मैं 4 रेज टू दी पावर n को फैक्टराइज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 और उसकी पावर n। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये नंबर 0 पे एंड होना है तो इसके फैक्टर्स में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। यहाँ आपको 2 तो 2 बार नजर आ रहा है लेकिन 5 है ही नहीं, मतलब क्या यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो कभी भी ये 0 पे एंड नहीं हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है फिर इसमें थ्योरम का यूज कहाँ हुआ, जो भी हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, उसका यूज कहाँ हुआ। उसका यूज इस तरह से होगा इसमें कि अगर मान लो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ना होता, मतलब इसके जैसे और भी प्राइम फैक्टराइजेशन होते, तो हमें सबको चेक करना पड़ता कि क्या पता किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हों। लेकिन जो हमने थ्योरम पढ़ी है भी, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना, ये यूनिक है, मतलब कि कोई और नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, यही इसका इकलौता प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इसमें 5 नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो मतलब ये 0 पे एंड नहीं होगा। लिखेंगे किस तरह से, हम यहाँ पर देखो लिखने का जो तरीका होगा स्टेटमेंट, वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए नंबर टू बी एंड with zero it should have ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। इट शुड हैव 2 and 5 both as its prime factor, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। जो भी कॉन्सेप्ट आया था वही है कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होना चाहता है तो उसके पास 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए एज इट्स प्राइम फैक्टर। बट, ठीक है ना, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बट 4 raised to the power n has only 2 not 5, ठीक है ना, only 2 not 5 and not 5, या फिर इसके बाद आप ये लिखो not 5 in its prime factorization, and this factorization is unique, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, is unique according to fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दिस इम्प्लाई, ठीक है, ये हमें क्या इम्प्लाई करता है, ये हमें इम्प्लाई करता है 4 raised to the power n cannot end with 0 for any natural नंबर n। ठीक है, आपको सारा का सारा लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझाता हूँ ताकि एकदम दिमाग में फीड हो जाए कि कोई भी नंबर अगर वो एंड होना चाहता है 0 पे तो इसके पास 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए इसके प्राइम फैक्टर के तरह से। लेकिन जो 4 raised to the power n हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसके पास सिर्फ 2 आ रहा है, हालांकि वो 2 बार है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नॉट 5। और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा जिसको हम चेक करें, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से ये यूनिक है, तो हम कह सकते हैं 4 raised to the power n के पास क्योंकि 5 नहीं मिला हमें तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो भी इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताया गया, ठीक है।
तो इसी की तरह से देखो एक और सवाल है आपकी किताब में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है कि चेक करो, ठीक है ना, कि चेक करो कि क्या 6 रेज टू द पावर n कभी 0 पे एंड होगा। तो यहाँ पे मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा, आपको समझ में आ जाएगा। 6 रेज टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जबकि दोनों होना चाहिए और थ्योरम के हिसाब से यूनिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये भी कभी 0 पे एंड नहीं होगा। आप लिख सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी वैसे यहाँ लिख लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका कॉन्सेप्ट और कहाँ पे अप्लाई होता है, हमारा क्या फायदा है। अब देखो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले HCF की बात कर लेते हैं, ठीक है। HCF मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर, मतलब जिन भी नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है ना, उन टर्म्स का हम स्मॉलेस्ट पावर वाली टर्म्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो हमारे पास एक नंबर है 15 और एक नंबर है 75 यानी 75, ठीक है। आप इनका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 15 और 75 का, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 15 को तो आप लिख सकते हो 3 × 5, ठीक है, और 75 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। जिसको नहीं आता होगा वो यहाँ पर ऐसे 75 के टुकड़े कर लेगा, यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख भी सकते हो 3 × 5 = 15, 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट में 5 × 5 लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ भाई, ठीक है ना। 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 3 जा 75 हो गया। तो ये आ गया। अब HCF में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि HCF में हम ये देखते हैं पहले कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 3 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन है, मतलब दोनों में 3 और 5 दोनों ही है। तो हम मल्टीप्लाई उन्हीं को करेंगे जहां पर स्मॉलेस्ट पावर होगी, तो दो कंडीशन देखते हैं यहाँ पे हम। पहली कंडीशन है कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है कि भाई हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर है, उनकी देखेंगे हम क्या, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है ना, सबकी नहीं देखनी है। तो यहाँ पर कॉमन 3 था, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, छोटा कौन, दोनों बराबर है तो 3 की पावर 1 ही हो गया, ठीक है ना, इनटू में, ठीक है ना। और कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 2, 1 और 2 में से स्मॉलेस्ट छोटा कौन 1, तो 5 की पावर 1, ठीक है ना। 5 की पावर 1 5 हुआ, इनटू में 3 कितना हो गया 5 3 जा 15। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो HCF आया, ठीक है ना, जो HCF आया, HCF किस किस का 15 और 75 का, वो कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो HCF हमें पता लग गया। अब LCM की बात करते हैं, ठीक है, LCM की बात करते हैं। LCM में मैंने क्या लिखा हुआ है, LCM में मैंने लिखा हुआ है, पहले इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, HCF, ठीक है। देखो यहाँ पर LCM में मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि ईच नंबर इन्वॉल्व, यानी कि जो भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर में इन्वॉल्व हो गया उसकी आप देखो ग्रेटेस्ट पावर कहाँ पे है, मल्टीप्लाई कर दो। पिछली बार क्या था, सिर्फ उन्हीं का स्मॉलेस्ट पावर मल्टीप्लाई करना था जो कॉमन है, लेकिन LCM के केस में कॉमन नहीं देखना है, जो भी इन्वॉल्व हो गया उसकी ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर एक है नंबर 15, एक है 75। अगर हमें क्या निकालना है इनका LCM, तो इनके प्राइम फैक्टर में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है। देखो 3 भी इन्वॉल्व हो रहा है, 3 भी कहीं ना कहीं आ रहा है, 5 भी कहीं ना कहीं आ रहा है, 3 और 5 दोनों ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनकी क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, कोई भी ग्रेटर नहीं होगा तो वही लिख दो। यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, अब ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 2 25 × 3 कितना हो गया 75। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, दोबारा समझाता हूँ। HCF में हम पहले कॉमन की बात करते हैं, लेकिन LCM में कॉमन की बात नहीं की जाती, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व है सबकी बात करते हैं। HCM में हम प्रोडक्ट निकालते हैं स्मॉलेस्ट पावर वाली टर्म्स का, लेकिन LCM में हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट पावर वाली टर्म का, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया अगर, तो अब जरा
एक और एग्जाम्पल देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, मान लो मेरे पास है 6 और 8। 6 को मैंने फैक्टराइज किया, मेरे पास आया 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 8 को मैंने किया, या 2 टू जा 4 टू जा 8 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। कहने का मतलब है 2 की पावर 3, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अब बताओ यार HCF कितना होगा इसका, ठीक है ना। HCF की बात करते हैं। HCF हो जाएगा जो कॉमन है, ठीक है ना, जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। 3 तो यहाँ है, 3 यहाँ ही नहीं, 3 तो कॉमन ही नहीं है, 3 को भूल जाओ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, 2। और कोई अगर कॉमन होता तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकालते, मल्टीप्लाई करते, और कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका HCF हो जाएगा 2, ठीक है। HCF 2 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, चलो LCM की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ कि HCF कितना आया, HCF आया है 2, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, जो भी नंबर इन्वॉल्व हो गया उसकी ग्रेटेस्ट पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 तरह के नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक 2 और दूसरा 3। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर देखो सब मिला के 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना, एक तो छोटा हो गया। 3 यहाँ पे 3 नहीं है तो समझो 3 की पावर 0 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ग्रेटेस्ट कौन हुआ, 3 की पावर 1, ठीक है ना, ये समझाने के लिए है। और ये भी कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व थे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 और इंटू 3 कितना हो गया, 24 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24, मतलब कि LCM कितना आ गया 24 और HCF कितना आया 2। आपको ये समझ में आ गया LCM और LCM HCF कैसे निकालते हैं। इसके बाद आगे आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट क्या सीखना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B, ठीक है ना, मतलब A और B हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो A और B का जो HCF होगा, ठीक है ना, और A और B का जो LCM होगा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी इनका प्रोडक्ट निकालें तो ये बराबर होगा जो दोनों नंबर थे उनके मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट यानी कि उनके प्रोडक्ट के, ठीक है। जैसे अभी अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाओ। अभी हमारे पास जो ये क्वेश्चन हमने किया था इसमें HCF कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, और जो ये LCM है, ठीक है ना, LCM ये कितना आया था 24। एक बार जरा उस कॉन्सेप्ट को चेक करके देखते हैं, ठीक है, फालतू चीज़ मिटा रहा हूँ। हमारे पास जो 2 नंबर थे वो कौन कौन से थे, हमारे पास जो 2 नंबर थे वो एक था 6, तो मान लेते हैं ये A 6 है और दूसरे को B बोल देते हैं। ये इनका HCF, ये इनका LCM। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो बराबर होना चाहिए दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन की। तो एक बार करके देखो यार यहाँ पर, ठीक है, HCF, ठीक है ना, HCF इंटू में क्या LCM बराबर होना चाहिए दोनों नंबर यानी कि A इंटू B के। HCF कितना है, 2 है, LCM कितना है 24 है, A कितना है 6 है, B कितना है 8 है। तो 24 टू जा 48 और 8 6 जा भी कितना होता है 48। तो मतलब आ गया ना बराबर। यही समझाना मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो HCF उन दोनों का, LCM उन दोनों का बराबर उन दोनों के प्रोडक्ट के होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि HCF 6 और 8 का 2 है, ठीक है ना। जो HCF यहाँ करता हूँ मैं थोड़ी सी जगह, जो HCF 6 और 8 का 2 है, तो LCM बताओ कितना होगा, ठीक है ना, LCM बता दो कितना होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर जो 6 है इसको बोल दो ये A हो गया, दूसरा नंबर जो 8 है इसको B बोल दो यार। तो हमें पता है कि जो HCF, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है ना, हमें पता है कि जो HCF होगा 6 और 8 का इनटू में जो LCM होगा 6 और 8 का, ये बराबर आना चाहिए दोनों नंबर यानी A इंटू B यानी 6 और 8 के मल्टीप्लाई के, ठीक है। LCM हमें नहीं पता है लेकिन HCF हमें पता है, ठीक है ना। HCF हमें कितना पता है 2, तो HCF ऑफ 6 एंड 8 की जगह 2 रखो, यहाँ पर LCM ऑफ 6 एंड 8 लिखो, बराबर में कितना हो जाएगा 6 8 जा 48। जो ये 2 है ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई में था
तो डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड बाई 2, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि जो एलसीएम होगा 6 और 8 का वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है ना, अभी जो हमने किया था एग्जाम्पल, ठीक है ना, तुक्के से अभी 6 और 8 आ गया था, मुझे याद नहीं था। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपको जैसे ही समझ में आया, अब आगे बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें है यहाँ पर एक जो पहला नंबर है, ठीक है, वो है 306 और दूसरा है 657। तो कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लगेगा, हमसे एलसीएम पूछा है कि भाई अगर एचसीएफ इनका 9 है तो एलसीएम क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे। ठीक है ना, कि भाई एलसीएम जो होगा इन दोनों का 306 और 657 इंटू एलसीएम की बात क्या आएगा, एचसीएफ। ठीक है ना, एचसीएफ जो होगा इनका 306 और 657, ये बराबर किसके होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि 306 इंटू में 657 के। ठीक है, अब एचसीएफ तो हमें पता है 9 है, तो जो एचसीएफ है इसकी जगह आ जाएगा 9 इंटू, यहाँ पर क्या चल रहा है, एलसीएम 306 और 657 का, बराबर में जो चीज़ है लिख दो, 306 और 657। ठीक है, ये जो 9 मल्टीप्लाई में है, अगले स्टेप में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 9 चला गया डिवाइड में, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक है ना, 65 में से 7 बार ये कट गया, 63 2 बचा, 2 के आगे 7 यानी कि 27, 9 3 जा 27। तो हमारे पास क्या बचा, 306 इंटू में क्या बचा, 73। ठीक है ना, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यार अब मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, इतना आप कर सकते हो, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो चीज़ है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए उसके लिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके पास हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 2 से ज़्यादा मतलब कम से कम 3, या तो 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा यानी कि कम से कम 3 फैक्टर होंगे, तो उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है जानते हो, 4। ठीक है ना, इससे पहले 4 के पहले क्या आ रहा है, 1 2 और 3। 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 का एक फैक्टर ये हुआ और एक 2 हो गया, 3 का एक 1 और एक 3 हो गया। ठीक है, तो इसके भी 2 ही हैं, लेकिन जो 4 है इसका कितने फैक्टर हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और खुद 4 भी हो गया। तो कम से कम कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3। तो 4 सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा। आप इस बात को याद रखना, आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, अब आगे देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये नंबर है, नंबर क्या है पहले लिख देता हूँ, 2। ठीक है, नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है मेरे पास 2 इंटू में 3 इंटू में 5 प्लस 5, ये कंपोजिट प्रूफ करना है। कंपोजिट प्रूफ करने का मतलब क्या है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसके पास कम से कम 3 फैक्टर यानी 2 से ज़्यादा हैं तो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर किस नंबर को कंपोजिट करने को बोला है, जो इनको सॉल्व करके आएगा। याद रखना, अपने दिमाग में ये मत सोच लेना कि 5 को बोल रहा है या वो 3 को बोल रहा है या फिर 2 को बोल रहा है, वो इसको जो सॉल्व करके आएगा उस नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूफ करने को बोल रहा है। तो देखो जो जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं इस टाइप के, हमेशा आपको क्या चीज़ गिवन रहेगी, बीच में कोई ना कोई प्लस या माइनस जरूर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस से पहले वाली चीज़ और प्लस के बाद वाली चीज़ में कम से कम एक नंबर कॉमन जरूर दे देगा वो। ठीक है ना, जो भी आपके सवाल बनते हैं आपके अभी जो बुक में है उस हिसाब से ही पेपर में आएंगे, उसमें हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर भी देखो 5, तो जो चीज़ एक जैसी है वो कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। भाई इतने सारे में से आपने 5 हटा दिया, 2 इंटू 3 बच गया, प्लस यहाँ से 5 पूरा का पूरा उठा के ले आए तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 5 2 3 जा 6 प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा 7। मतलब कि जो भी ये नंबर था
ठीक है ना, मतलब कि जो भी ये नंबर था यहाँ पर 2 × 3 × 5 + 5, इसका एक फैक्टर तो 5 है, एक फैक्टर 7 है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 7 है, इतना तो पक्का है क्योंकि इस नंबर को मैं 5 × 7 लिख पा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे 15 को आप 3 × 5 लिख पाते हो, मतलब 3 के टेबल में 15 आ रहा है, 5 के टेबल में 15 आ रहा है, तो 3 और 5 दोनों 15 के फैक्टर हो गए। और 15 खुद भी अपना एक फैक्टर होगा, 1 भी 15 का फैक्टर होगा, है ना। मतलब 1 और उस नंबर के अलावा अगर आपने दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिखा दिया तो पक्की बात है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, क्योंकि वो खुद भी अपना फैक्टर है, 1 भी उसका फैक्टर है, ये दोनों तो अलग से आ ही रहे। वही चीज़ हमारे इस क्वेश्चन के साथ हो रही है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो भी नंबर था उसके ये दोनों फैक्टर तो होंगे ही होंगे, 1 भी उसका एक फैक्टर होगा, 1 भी उसका एक फैक्टर होगा, और जो ये नंबर आएगा खुद नंबर भी, अगर आप इसको सोल्व करोगे एक नंबर बनेगा, वो नंबर भी अपना एक फैक्टर होगा। तो हो गए ना इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए मतलब ये मोर देन 2 फैक्टर रखता है, तो कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर दैट्स वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, या फिर जो मैं नोट्स दूंगा उसमें लिख दूंगा, अभी टाइम वेस्ट होगा, लिखने में समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं। तो अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है थ्योरम 1.3। अब जो ये थ्योरम 1.3 है ये हमारे कहाँ पर काम आएगी इसकी बात करते हैं पहले। देखो, जब हम √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे या √3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे तब ये थ्योरम हमारे काम आएगी, क्योंकि इन तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम इस थ्योरम के बिना समझ नहीं सकते अच्छी तरह से। तो पहले हमें ये थ्योरम समझ में आनी चाहिए, तब हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं। देखो थ्योरम में क्या बोला गया है, जो ये थ्योरम है इसके स्टेटमेंट में लिखा है लेट P बी ए प्राइम नंबर, मतलब कि जो P है अगर वो एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर P जो है वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, देन P डिवाइड्स a, तो जो P है वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर जो a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। पहली बात, जो P है वो क्या होना चाहिए, वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। P क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर, ठीक है ना, यहाँ कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तभी आगे वाली चीज़ होगी। इफ़, अगर जो P है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर a के स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर देता है, देन तो पक्की बात है कि जो P है वो उस a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, आपको ऐसे एरो बना के नहीं लिखना है, ये जस्ट समझाने के लिए। ठीक है ना, और जो a है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, मतलब कि अगर P a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, स्क्वायर हटाओ क्या बचेगा a, तो a को भी डिवाइड करेगा। चाहे आप करके देखो। ठीक है, आप एक एग्जांपल सोचो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक प्राइम नंबर लिखा 2। आप जानते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। ठीक है ना, जैसे जो 2 है इसका एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो 1 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, तो 2 प्राइम होता है। ठीक है, 3 ले लो आप, 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, मतलब इसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। तो जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे P एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक ये प्राइम नंबर है और ये डिवाइड कर देता है किसी नंबर के स्क्वायर को, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है ना, ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है। भाई जो 2 है वो 16 को डिवाइड कर देगा ना, पक्की बात है। तो यहाँ पर जो 2 है स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दिया, क्या बचा 4, 4 को भी डिवाइड करता है, देख लो। मतलब कि अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा था तो स्क्वायर हटाने के बाद क्या बचा 4, ये उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाने के बाद क्या बचा था a। ठीक है, आप कोई और भी एग्जांपल सोच सकते हो इसी तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिया 5। अब जो 5 है, ठीक है ना, ये 5 जो है ये 100 को डिवाइड कर सकता है। अब जो ये 100 होता है ये क्या होता है, जो ये 100 होता है ये 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे एरो बना के नहीं लिखना, जैसे समझाने के लिए। ठीक, तो पक्की बात है कि यहाँ पर अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूँ क्या बचेगा 10, तो ये 10 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्राइम नंबर के केस में हो रहा है, ये प्राइम होना चाहिए P। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई अगर, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर P प्राइम है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। अब देखो, जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर हमें बोला गया है प्रूव दैट
√2 इज इरेशनल। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब इसमें विरोध उत्पन्न होगा, मतलब कि जो बोला गया है हम उसका उल्टा बोलेंगे। ठीक है, हमसे बोला क्या गया है, प्रूफ करो कि ये इरेशनल है, तो हम इसका उल्टा बोलेंगे। इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रेशनल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे लेट √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने इसे क्या मान लिया, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, जो बोला गया था उसका उल्टा। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये √2 एक रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि हम रेशनल नंबर को P/Q या A/B वगैरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को मैंने लिखा A/B। ठीक है, P/Q लिखो, A/B लिखो, एक ही बात है। ठीक है, वेयर कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पर, कंडीशन यहाँ पे लगेगी वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसे रेशनल नंबर माना है, और रेशनल नंबर को ऐसे आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। एंड A and B have no common factor, A and B have no common factor other than 1, ठीक है, हमने क्या माना है, जरा ध्यान से देखना इसको, कि जहाँ पर जो B है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पर है, ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में ना ही हो कि हमने ये क्यों लिखा कि जो A एंड B हैं इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ठीक है ना, ऐसे तो आप रेशनल नंबर सोच सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने रेशनल नंबर सोचा 15/20। ठीक है ना, एक और वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर, उसमें भी मैंने आपको ये समझाया कि अगर आपने 15/20 सोचा तो ये भी तो रेशनल नंबर है, जबकि इनके पास कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी है। जैसे 5 इसका भी फैक्टर है, 5 इसका भी फैक्टर है। मतलब अगर रेशनल नंबर हो तो एक के अलावा भी उसका कॉमन फैक्टर हो सकता है। फिर हम यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर ये, ठीक है, मिनिमम फॉर्म में होगा, ठीक है, अगर ये मिनिमम फॉर्म में होगा, जैसे कि मैं 5 से इसको काट दूँ, ठीक है, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अब 3 और 4, ठीक है, इसको हम A बोलें और इसको अगर B बोलें, ठीक है, इसको हम क्या बोलें B, तो 3 और 4 जो होंगे इनका जो HCF आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना, जिनका HCF 1 होता है उसे हम कोप्राइम भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इतनी लंबी चौड़ी लाइन ना लिख के आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कोप्राइम है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने A/B लिखा है ये मिनिमम फॉर्म में है, मतलब जो कॉमन फैक्टर थे उससे हमने काट दिया। ठीक है ना, काटते काटते जब ये मिनिमम फॉर्म में आ जाएगा तब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आपको ये मान के चलना होता है यहाँ पर कि हमने जो A/B लिखा है ये मिनिमम फॉर्म में, काट काट के हमने बिल्कुल मिनिमम फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ इसके बाद ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, कैसे, जो ये B है इसको आप इधर ले आओ। ठीक है, जब इस B को आप इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2B इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा A, B इधर चला गया। ठीक है ना, इसके बाद आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, इस तरफ भी हमने स्क्वायर किया, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, √2 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 और B का स्क्वायर हो गया B स्क्वायर, बराबर में आ गया A का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारी। ठीक है, अब देखो जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, तो इसको देख के मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इस इक्वेशन 1 है इसको देख के मुझे पता लगा, इसने इम्प्लाई किया कि जो 2 है, 2 इज़ अ फैक्टर, 2 एक फैक्टर है, 2 इज़ अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, ऑफ A स्क्वायर। ठीक है ना, इसको देख के क्या पता लग रहा है कि जो 2 है वो एक फैक्टर है A स्क्वायर का।
अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको देख के कैसे पता लगा कि जो 2 है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास है 15 को अगर मैं लिख पाऊँ 3 × 5, मतलब कि एक पॉजिटिव इंटीजर को मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखा है, तो इसका यही तो मतलब है कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो मतलब 3 जो है उसके पहाड़े में अगर 15 आ रहा है तो 3 फैक्टर हो गया 15 का। और इसका ये भी मतलब है कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तब भी 15 आ रहा है, तो मतलब 5 भी 15 का फैक्टर होगा क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आ रहा है। यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। अब देखो ज़रा एक बार, जैसे यहाँ पर 3, 5 और 15 के साथ हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है भाई। ठीक है ना, 2 का पहाड़ा हम b स्क्वायर बार पढ़ें तो a स्क्वायर मिलता है। यही तो मतलब है भाई, 2 × b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब 2 का पहाड़ा हम b स्क्वायर बार पढ़ रहे हैं तो a स्क्वायर मिल रहा है। तो मतलब जो 2 है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है। ठीक है, तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर 2 a स्क्वायर का एक फैक्टर है देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, कैसे हुआ, अभी थ्योरम आपको पढ़ाई थी, बाय थ्योरम 1.3। अभी मैंने आपको थ्योरम जो 1.3 पढ़ाई थी उसमें क्या बोला था कि अगर कोई प्राइम नंबर p, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे तो स्क्वायर हटाने के बाद जो बचेगा यानी कि उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर का फैक्टर था, या डिवाइड करने का मतलब क्या होता है भाई, फैक्टर होगा तो डिवाइड करेगा ही ना। ठीक है, तो जो 2 है वो इसका भी एक फैक्टर हो गया। ठीक है, डिवाइड करना बोलो या फैक्टर है बोलो, एक ही बात है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि भाई जो 2 है वो a का फैक्टर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है लेट, हम मान सकते हैं ऐसा कि जो a है वो 2 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे आता होगा, मान लेते हैं r बार। भाई देखो, जो 2 है वो a का फैक्टर हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है कि 2 के पहाड़े में a आता होगा। तो मान लेते हैं कि 2 का पहाड़ा r बार पढ़ते हैं, यानी 2 को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर a आता है, जहाँ पे लिख लेना r एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, आप कह सकते हो पुट a इज इक्वल टू 2r, पुट a इज इक्वल टू 2r इन 1। ठीक है, 1 में पुट कर दो। भाई 1 क्या है, देखो जरा एक बार, यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, इसमें यहाँ पे क्या चल रहा है 2b का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू लिखो, स्क्वायर कर दो, यही तो मतलब हुआ। और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से देखो a की वैल्यू आ गई 2r। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 2r रख दी। ठीक, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से हो गया 2b स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया r का स्क्वायर। 2 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और नीचे 2, यानी 4/2 कितना होता है, 2 होता है, 2r स्क्वायर। अब जरा इस लाइन को ध्यान से देखो, इसका मतलब यही तो है कि 2 का पहाड़ा r स्क्वायर बार पढ़ने पे b स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, b स्क्वायर। अब अगर 2 b स्क्वायर का फैक्टर हो गया देन इतना पक्का है कि अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो वो b का भी फैक्टर होगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, 2 b का भी फैक्टर है। अब जरा एक बार आप यहाँ पर, ठीक है, अब जरा एक बार आप यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या लिखा था ऊपर, अभी हमने ऊपर देखा था कि जो 2 है वो एक फैक्टर है a का, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 जो है वो फैक्टर है b का। ठीक है, b का भी फैक्टर है। ठीक है, इसको अगर मैं स्टेटमेंट 1 बोलूँ, इसको स्टेटमेंट 2 बोलूँ, तो मुझे 1 और 2 से क्या नज़र आ रहा है, 2 a का भी फैक्टर हो गया, 2 b का भी फैक्टर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 है दोनों का ही फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर है, तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 इज अ कॉमन
फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जो 2 है वो दोनों का फैक्टर हो गया, मतलब कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों के पास हो। ठीक है, तो जो 2 है वो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसके बाद हम लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देता है। ठीक है ना, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एज वी हैव एज्यूम्ड। क्यों करता है ये कॉन्ट्राडिक्शन, एज वी हैव एज्यूम्ड, हमने क्योंकि एज्यूम किया था दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई हमने तो शुरुआत में क्या माना था कि ए और बी को, जो हमने ए बाई बी लिखा हो मिनिमम फॉर्म में है, तो उनके पास 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, आप देख सकते हो एक बार जो हमने ऊपर लिखा था शुरुआत में, हमने क्या लिखा था शुरुआत में कि भाई ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। लेकिन लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में तो यार 2 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है ना, तो भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देता है। ठीक है ना, ये क्या पैदा करता है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिखा उसका उल्टा हो रहा है। हमने माना था कि भाई कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर जो 2 है वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी एजुम्सन गलत थी। इसका मतलब ओवर एजुम्सन, ठीक है, ओवर एजुम्सन वाज रॉन्ग मतलब हमने जो माना था वो गलत था। और हमने माना क्या था, हमने माना था कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, मतलब वो गलत हो गई। सो √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो √2 इज इर्रेशनल। ठीक है ना, हमने क्या माना था कि वो रेशनल है, और जो हमने माना था वो गलत हो चुका है, मतलब उसका उल्टा सही होगा, वो क्या है, इर्रेशनल है। तो आप अगर चाहो तो ये जो चीज़ें थी आप एक बार और देख सकते हो। ठीक है, हालांकि अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, शुरुआत में यहाँ से हम फाइनल यहाँ तक गए हैं, एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, अब यही सेम चीज़ आपको मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का मैंने जानबूझ के लिया, ताकि हम 2 क्वेश्चन अगर लगातार करेंगे ना एक ही टाइप के, तो दिमाग में आराम से घुस जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझ में एकदम से अच्छे से आ जाए, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, √3 इर्रेशनल है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या माना, लेट √3 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया कि चलो यार √3 जो है ना वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो पक्की बात है कि इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होगा, एंड a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा। ठीक है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि एक को प्राइम है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ हम यहाँ बोल सकते हैं कि b को इधर लेके आओ भाई, तो क्या हो जाएगा ये √3b। ठीक है, इधर आ गया, बराबर में क्या बचेगा, a, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर किया हमने, अब लिख लेना यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर किया क्या मिला हमें, √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर यहाँ हो गया b स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये क्या कहती है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, ऐसा हम कर चुके हैं पहले। इसका मतलब है 3, ठीक है, इसका मतलब है 3 का पहाड़ा b स्क्वायर बार पढ़ने के बाद a स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब 3 इज अ फैक्टर। ठीक है ना, 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। 3 क्या है, a स्क्वायर का एक फैक्टर है। ठीक है, तो अगर ऐसा तो हम कह सकते हैं 3 इज अ
फैक्टर ऑफ ए बाय थ्योरम 1.3 बाय थ्योरम 1.3। ठीक है ना, कि भाई अगर ये ए के स्क्वायर का फैक्टर है और ये प्राइम नंबर भी होता है, तो कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर हो तो उसका भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं अभी थ्योरम 1.3 में। जैसे ही इतना आया, इसके बाद हम क्या मानते हैं, इसके बाद भाई हम मानते हैं कि लेट क्योंकि जो 3 है वो ए का फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब जो ए होगा वो 3 के पहाड़े में आएगा। 3 का पहाड़ा मान लेते हैं, आर बार पढ़ने पे ए आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना वेयर आर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे ही ये हुआ, अब इसको आप 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो मैं सीधे इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3b² बराबर यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 3r। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3b² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया r का स्क्वायर। तो यहाँ से b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जाएगा डिवाइड में, 9/3 कितना होता है 3, तो यहाँ से हो गया 3r²। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि भाई 3 का पहाड़ा r² बार पढ़ने पे b² आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ b²। अगर ऐसा है देन हम कह सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, अगर ये b के स्क्वायर का फैक्टर है तो ये b का भी फैक्टर होगा। ठीक है ना, बाय थ्योरम 1.3। तो यहाँ से फिर से आप इस लाइन को देखो, जो 3 है वो b का फैक्टर है, और ऊपर वाली लाइन देखो जरा एक बार। ठीक है, ऊपर वाली लाइन देखो, जो 3 था वो a का भी फैक्टर था। ठीक है, तो मतलब 3 a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर हो गया भाई। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई करता है 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इट कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, एज, क्योंकि हमने माना था एज वी हैव एज्यूम्ड ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है ना, अदर देन 1। हमने क्या माना था कि भाई एक के अलावा तो कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक के अलावा एक नंबर हमें मिला 3 जो कि कॉमन फैक्टर हो गया। तो मतलब हमारी एजुम्सन जो थी वो गलत थी। ठीक है ना, हमारी एजुम्सन क्या थी, गलत थी, हमने जो शुरू में माना था वही गलत था। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करता है और एजुम्सन, ठीक है, और एजुम्सन वाज रॉन्ग। ठीक है, और हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है, तो वो गलत हो गया, मतलब वो इरेशनल है। ठीक है ना, सो √3 इज इरेशनल। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन जो होगा एकदम पक्के से आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, या फिर मैं इसको नोट्स में दे ही दूँगा। अब देखो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल। तो आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 - √3, और इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 5 की बात नहीं कर रहा है सिर्फ, ना ही सिर्फ √3 की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 5 में से √3 घटाएंगे जो आएगा वो चीज़। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 12 और माइनस में 10, तो 12 में से 10 घटा के जो आएगा वो क्या होगा, 2 होगा।
तो यहाँ पे 12 माइनस 10 का मतलब है 2 की बात की जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि 5 में से √3 घटाएंगे तो भी कुछ ना कुछ आएगा, वो चीज़ जो होगी वो इरेशनल होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब भी आपको ऐसे प्लस माइनस में कुछ दिया हो तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको आपको इरेशनल मान के चलना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, इसको अलग से प्रूफ नहीं करना। अगर सिर्फ √3 होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था तब हम उसको प्रूफ करते, बट यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि √3 इरेशनल है। ठीक है ना, ये ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, और फिर जब उसको 5 में से घटाया जाए तो इरेशनल आएगा, ये प्रूफ करना है। तो मतलब पहला स्टेप तो हमारा सेम होगा, हम क्या मानेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो पक्की बात है कि भाई जो 5 माइनस √3 आएगा उसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, कहानी वही चलेगी यहाँ पर भी। ठीक है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर b 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप मिनिमम फॉर्म में नहीं लेते इसको तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम √3 को पहले ही जानते हैं कि ये इरेशनल है, उसको प्रूफ नहीं करना। तो अगली वाली लाइन अगर आप लिखना चाहो कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर तो लिख दो अदर देन 1, नहीं लिखना चाहो तो इस वाले केस में ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उस वाले केस में लिखना पड़ता है जब सिर्फ √3 या सिर्फ √2 होता, आप याद रखना। अब हम क्या करते हैं, देखो आप जो इसमें इरेशनल वाला पार्ट है ना वो एक तरफ ले जाते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बल्कि ज़्यादा आसान होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब 5 अपनी जगह रहा, a/b उधर से इधर ले आया मैं, और यहाँ पे माइनस √3 उधर जाएगा प्लस √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इतना पता होगा कि जो ये 5 है, ये सिर्फ 5 की बात कर रहा हूँ, बाकी सबको भूल जाओ। जो सिर्फ 5 है वो एक रेशनल नंबर है। a/b हमने रेशनल मानने के बाद ही a/b के बराबर माना था इसे, मतलब a/b जो है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन √3 हम जानते हैं इरेशनल है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक लॉजिक जो मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में सोचो। मतलब देखो ये एक रेशनल है, a/b एक रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल भी एक रेशनल नंबर होता है, और इधर क्या आ गया, इरेशनल। मतलब लेफ्ट में हमने जो चीज़ लिखी है वो रेशनल नंबर है, राइट में जो चीज़ लिखी है वो इरेशनल है, और हमने क्या लिख दिया है, दोनों बराबर है। कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, जरा एक बार वो देख लो। ठीक है, इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, पहले मैं यहाँ पे अंडू कर दूँ जो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर फालतू की चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, आप देखो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा वी नो हम जानते हैं कि जो 5 है वो रेशनल है, 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये इजी होता है प्रूफ करना, 5 इज रेशनल नंबर एंड a/b इज रेशनल नंबर। a/b भी एक रेशनल है, हमने माना ही था तभी। ठीक है ना, जब रेशनल माना था तभी a/b लिखा था, इज रेशनल नंबर। सो 5 माइनस a/b, ठीक है ना, 5 माइनस a/b मतलब जो भी यहाँ लेफ्ट में लिखा है, इज रेशनल नंबर। थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, एज रेशनल माइनस रेशनल इज रेशनल, बट आपको समझ में आ गया हो तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये रेशनल है, बट जो उस तरफ लिखा हुआ है √3 इज इरेशनल। ठीक है, √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा, इट कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ अभी बताया मैंने, फिर भी एक बार और समझाता हूँ। इस कॉन्ट्राडिक्ट्स एज अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल।
ठीक है, रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, देखो जरा ध्यान से, फिर से एक बार और, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, जो लिखा है वो रेशनल है, इधर क्या इरेशनल, कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। हमने लिख दिया बराबर, मतलब यहाँ पे हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर से वही लाइन लिख लेना। ठीक है, या लिख ही देता हूँ मैं। सो और एजुम्सन, ठीक है, और एजुम्सन वाज रॉन्ग, हमारी एजुम्सन क्या थी, गलत थी, और एजुम्सन वाज रॉन्ग एंड 5 माइनस रूट 3 जो भी था वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया पहले आपको समझाता हूँ। इसमें बोला गया है कि अगर x बराबर p/q हो और ये रेशनल नंबर हो, मतलब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू p/q, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है वेयर p एंड q आर को प्राइम, मतलब p एंड q को प्राइम होने चाहिए, मतलब p और q का HCF कितना है, 1 है, यानी कि ये मिनिमम फॉर्म में लिखा हुआ है काट के। ठीक है, तो दो रिजल्ट निकलते हैं यहाँ से। पहला क्या है, पहले आप पहला समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m where n and m are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates। ठीक है, अब इतनी लंबी चौड़ी में जो मैंने बात यहाँ पे पढ़ी है, इसका सिंपल सा ये मतलब है बस कि x एक रेशनल नंबर है, p/q जो है ये क्या है, ये कोप्राइम है, मतलब इनका HCF 1 है, और अगर, ठीक है, अगर q का हम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, और q का फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से आए कि 2 की पावर समथिंग, ठीक है, इनटू में 5 की पावर समथिंग, जो ये पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरह से नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर इसको हम इस तरह से लिख पा रहे हैं, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है इसके फैक्टर में, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है इसके फैक्टर में, तो p/q को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि ये टर्मिनेट होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसे हम रीअकरिंग बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो इस बात को अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/4, ठीक है, तो 1/4 मिनिमम टर्म में है। ठीक है, अगर मान लो ये मिनिमम फॉर्म में ना होता, यहाँ पे 10 और यहाँ 40 होता, तो पहले उसको काट के 10 1 जा 10, 10 4 जा, ठीक है, यानी कि 1/4 ऐसे बनाते हैं। फिर हम देखते हैं नीचे जो है, ठीक है, नीचे क्या है, q, तो ये हमारा हो गया p, ये हो गया q। q को फैक्टराइज करो, q कितना है 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, और 5 नहीं दिख रहा अगर आपको तो 5 की पावर 0 लिख दो यार, 5 की 0 1 होता है, मतलब जो नीचे आ रहा है यानी q, यानी कि 4। ठीक है, इस q की जगह आप 4 लिख लो। ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 लिख दो। ठीक है, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो मतलब इसको 2 की पावर समथिंग में लिख पा रहा हूँ, 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जब हम डेसिमल निकालेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे आप निकाल के देखो। ठीक है, हमारे पास क्या है 1/4, 1 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। ठीक है, तो 4 2 जा कितना हुआ, 8 हुआ, 10 में से 8 गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 पंजे 20, मतलब कि क्या, डेसिमल जो है ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं जाके, मतलब टर्मिनेट हो गया। अब मान लो, ठीक है, मान लो कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और नीचे आ जाए तब क्या होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया 1/3, अब नीचे तो 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, उसके अलावा कुछ और आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो दिक्कत है, तब वो टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटिंग होगा, यानी कि रिकरिंग होगा। अब इसको आप चाहे देख लो यार कन्वर्ट करके। ठीक है ना, जो इसका q है यहाँ पर वो क्या है 3, और ये क्या है 3 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको
डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो 1 ऊपर 3 नीचे, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर एक बचा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे ही ये रिकर होता रहेगा, ठीक है, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो मतलब 0.333, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटिंग भी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि अगर हमें p/q की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर दिया गया है, उसको हमने मिनिमाइज फॉर्म में लिखा काट के, यानी कि ये कोप्राइम हो गए। अगर जो q है यहाँ पर 2 समथिंग इंटू में 5 समथिंग में ही बच रहा है, तब तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है, जिसे हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे बिना बताना है, ठीक है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला पार्ट देखो, जो पहला पार्ट है इसका, इसमें ऊपर है 13 और नीचे है 25। 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5, भाई 25 जो है इसको 5 × 5 लिख सकते हो, मतलब ये क्या हो गया 13/5⁵ मैंने क्या बोला कि 5 और 2 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं है, तो मतलब कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें 17/8 है, ऊपर है 17, नीचे है 8। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2⁵, है ना, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि 2⁵ लिख दो। अब 2 और 5 के अलावा तो नीचे कुछ और नहीं आ रहा, मतलब इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब थर्ड की बात कर लेते हैं भाई। थर्ड में क्या है 15/1600, ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइज कर लेना और आंसर आप कमेंट में बताना कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। चौथा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, चौथे में देखो क्या है 4/35, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7। भाई 2 और 5 के अलावा एक और चीज़ आ गई 7, और ये कट भी नहीं रहा है, तो मतलब क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, एंड रिपीटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होता रहेगा, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है 21/14, ठीक है, जो अगला है इसमें ऊपर लिखा है 21, नीचे लिखा है 14, तो अगर मैं 14 को फैक्टराइज करूँ तो हो जाएगा 2 × 7। देखने में क्या लग रहा है यार 2 और 5 के अलावा भी एक चीज़ है, लेकिन ऊपर कितना है 21, तो ये तो कट जा रहा है ना, 7 × 7, 7 × 3 = 21, तो मतलब ऊपर 3 नीचे 2, मतलब ये जो 7 दिख रहा था अगर ये कट जाता है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये ख़त्म हो गया, नीचे सिर्फ 2 बचा, तो ये भी क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये रहा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सीधा मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि द डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल, मतलब कितने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए नीचे सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, और उसमें से जिसकी पावर बड़ी है, अगर ये कट नहीं रहा आगे, तो जिसकी पावर बड़ी है उतने के बाद ये टर्मिनेट होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर कितनी है 4, इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा है 4, तो मतलब हम बोलेंगे आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद
ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर से आपका याद रखना है कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसा कुछ दिया गया है, नीचे सिर्फ 2 और 5 है, ठीक है, तो आप देखो इनमें से बड़ी पावर किसकी है, जो बड़ी पावर है उतने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी टर्मिनेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, रिवीजन हमने कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।